न संघर्ष का तकलीफ तो मजा क्या है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच पर सदाबहार इवनिंग्स विद चालू चार्ली। कुछ सालों पहले जब दशक बदल रहे थे, सदी बदल रही थी, साल बदल रहा था, उस समय कुछ शख्सियत इस भारत की पावन धरती पर ऐसे थे जिनके सीने में आग लग रही थी शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए, सिस्टम को बदलने के लिए। और उन्हीं शख्सियत में से एक अभी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर वार्तालाप करने के लिए। ये हैं बिहार के सासाराम जिले में स्थित गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी गोविंद नारायण सिंह जी। सर, मैं आरजे चार्ली और मैं आरजे खुशी रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर आपका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आपने जो ये शिक्षा का अलख जगाने का प्रण किया और इस सफर को लेकर आगे तक गए, कैसा रहा आपका सफर? जरा अपने बारे में बताएं और अपने इस सफर के बारे में बताएं। सर, बहुत आसान तो नहीं रहा है। मतलब एक आज के डेट में अगर मैं कहता हूँ कि बिहार के अंदर अगर आप किसी व्यवस्था में आप आते हो तो एक इमोशनल डिसीजन होता है, अभी भी बहुत कमर्शियल डिसीजन नहीं होता है। जी सर। तो ये बहुत आसान सफर नहीं था। हम लोगों ने इसकी शुरुआत बेसिकली 2006 में सी परिकल्पना की थी और वो इसलिए आया था कि सौभाग्यवश मैं इस परिवार से आता था जो अफोर्ड कर सकता था मुझे बाहर पढ़ाना जी। और बिहार से बाहर जाकर पढ़ना, और उस समय की स्थितियां ऐसी थी कि मतलब बहुत, मैं अगर बहुत माइल्ड शब्द में कहूँ तो बहुत जिल्लतें झेल के हम लोगों ने पढ़ाई की है जी। और लोग बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा करते थे उस वक्त बिहार के लोगों को, बाहर जाके पढ़ते हो, वहाँ अपने यहाँ कुछ नहीं है। तो एक मन में अंदर तो हमेशा से रहता था कि कुछ किया जाए अपने बिहार स्टेट के लिए। तो वहाँ 2008 में हम लोग को मेडिकल कॉलेज की स्थापना हम लोगों ने की थी। 2006 से शुरुआत की थी, 2008 में परमिशन हम लोग को मिल गया था और वो होते होते 2018 में फिर हम लोग यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई। आज हम लोग करीब 11 कोर्सेज यहाँ करते हैं। तो 2 साल से यूनिवर्सिटी हमारा चल रहा है जी। रामायण महाकाव्य में एक उक्ति है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। मतलब हमारी जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है, स्वर्ग से भी ज्यादा अच्छी है। श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक ऐसे शख्सियत हैं जिनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है, लेकिन इन्होंने राजनीति में ऊंचे मुकाम हासिल करने की जगह शिक्षा व्यवस्था को बदलने का प्रण किया और इतना बड़ा इंस्टीट्यूट इन्होंने बिहार में स्थापित किया और अभी भी पूरे देश में इस संस्था को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। सर, आपकी जो स्टोरी है, आपका जो सफर है, बहुत इंस्पायरिंग है। इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे। आप छात्रों के भविष्य के लिए, बिहार के छात्रों के भविष्य के लिए, देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अब सर शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। आपसे बातचीत का जो सिलसिला है वो अब शुरू करते हैं यहाँ से। और आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। मतलब आप प्राइमरी स्कूल से लेके उच्च शिक्षा की बात करें तो जो फंडामेंटल चीजें होती हैं उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? सवालों का जो ये घेरा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे इस चीज को ठीक किया जाए? मैं इसको बहुत डिफेंड करने की कोशिश नहीं करूंगा। देखिए, समस्याएं तो हैं। जिस अनुपात में हमारी आबादी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं कहता हूं तो सिर्फ स्कूल की बिल्डिंगें और कॉलेज की बिल्डिंगों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं रिसोर्सेज की भी बात कर रहा हूं। रिसोर्सेज, सबसे बड़ी रिसोर्सेज मैं जो मानता हूं एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए जो जरूरत है वो ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा हूं मैं। वो उस बात पे हम लोगों ने काफी कंप्रोमाइज किया है। जो भी कारण रहे हों, मैं इसमें जाना भी नहीं चाहता। और वो चीजें क्या है कि अभी उस चीज पे बहुत कुछ करने की जरूरत है। आप अगर हमारे स्टेट की बात करेंगे, हमारे स्टेट में हम लिटरली मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे पैदाइश के समय से कि बच्चे को बाहर भेजना है पढ़ने के लिए जी। सभी लोग, आप पूरी स्टोरी सुनते होंगे कि बिहार के लोग कितने आईएएस हैं, कितने आईआईटीज में हैं, कहाँ उनके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। जी जी बिल्कुल। हमारी समस्या यही होती थी और मेरे दिमाग में वैसा चलता था, लोग इतने आईएएस तो बने हैं बट कितने लोग बिहार में रह के पढ़ के आईएएस बने हैं नए दौर में? नहीं बने। ये बहुत बड़ी चैलेंज थी हम लोगों के लिए। एक उसका सोल्यूशन करने की हम लोगों ने कोशिश की और बिहार में समस्याएं हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि पहले से, तो अब बिहार बहुत ही अच्छे पोजीशन में है जी। और लोग आगे भी आ रहे हैं, नए यूनिवर्सिटीज भी आ रही है यहाँ पे और इसकी जरूरत भी है। मैं अभी जितनी है, शायद अगर बिहार का जिस तरह का घनत्व और या आबादी है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी हो तब भी वो कम पड़ेगा। जी सर। तो सर, बिहार में शिक्षा की स्थिति पर नजर डालें तो वहाँ के जो हालात हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को दूसरे राज्यों में प्लान करना पड़ता है। तो इसमें सुधार के लिए क्या संभावनाएं हैं और आपकी तरफ से क्या प्रयास हैं?
हम लोगों ने तो एक यूनिवर्सिटी के तौर पे अपना शुरुआत किया था और ये मैं कहता हूँ पहले से स्थितियां काफी बेहतर है। मतलब मैं आपको ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा और एम्फसाइज करना चाहूंगा, क्योंकि 2013 में जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट आया है तो नए प्लेयर्स आने लगे हैं और मेरे ख्याल से 6 या 7 यूनिवर्सिटीज प्राइवेट आ भी गई हैं। मैं इसको एक जोड़ता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर और इससे बियॉन्ड। मेंटली भी शायद हम लोग प्रिपेयर्ड ही रहते हैं शुरू से ही, पेरेंट्स भी हमारे, कि बच्चे को हमको बाहर पढ़ाना है। आप सिर्फ उच्चतर शिक्षा ही नहीं देख लो, आपको मालूम है कि कोटा कितने बच्चे जाते हैं यहाँ से सिर्फ कोचिंग करने के। हायर एजुकेशन में हमारे जनरेशन से मतलब हमारे जनरेशन के टाइम से जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटीज में हर जगह जो जाते हैं वो किसी से छुपा नहीं। आज के डेट में पूरी डिपेंडेंसी है, बहुत कुछ करने को, और इतना बड़ा है कुछ नहीं हुआ है मैं ये भी नहीं कहूंगा, बहुत कुछ हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर्स भी आ रहे हैं। गवर्नमेंट जितनी तेजी से होनी चाहिए शायद वो नहीं हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप का। लेकिन एक अच्छी चीज क्या है कि थॉट प्रोसेस पहले से थोड़ा बदल गया है, ये मैं जरूर कहूंगा। मूर्त रूप तो नहीं आ रहा है जमीन पर, लेकिन वो थॉट प्रोसेस सरकारी तंत्रों में और ये भी काफी बदला है। लेकिन बहुत कुछ करने को है। शायद हमारे साथ हमारा समस्या जो है इतना विकराल है कि जो भी एफर्ट है वो बिल्कुल बहुत ही छोटा है। मतलब उसके हिसाब में हम लोग को बड़ी द्रुत गति से काम करना पड़ेगा और ये समस्या काफी बड़ी और बहुत रैपिड पेस से हम लोग को काम करना पड़ेगा इसमें। जी सर, मैं अपनी बात करूं पर्सनली, मैं बिहार में ही पैदा हुआ हूं और वहीं पे मैं पला बढ़ा हूं। मैंने ग्रेजुएशन तक की शिक्षा वहीं से ली है। मुझे वहां की शिक्षा व्यवस्था के अंदरूनी बातें मुझे मालूम है, तो आपसे जानना चाहूंगा सर, क्या लगता है बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब हालत में है उसके पीछे वजह क्या है? रिसोर्सेज का अभाव है या फिर एक राजनीतिक मानसिकता की कमी है वहां पे? इच्छा शक्ति की कमी है जी। राजनीतिक और वैसे भी दोनों वर्ड से मैं बोल रहा हूँ। पॉलिटिकल विल भी शायद उस लेवल पर नहीं है और हमारी प्रायोरिटीज में नहीं है शायद शिक्षा। बिल्कुल। और आप देखें कि जनमानस की भी मेंटालिटी यही हो गई है कि आप मतलब वो अपना फेट मान चुके हैं कि हमको पलायन करना है, चाहे पढ़ने का हो या रोजगार का। जी। अपॉर्चुनिटीज नहीं है और हम लोगों ने वी डोंट टेक इट इन हार्ड वे। मतलब हम लोगों ने आसान रास्ता चुन लिया कि चलो बाहर चल के पढ़ लेते हैं या पढ़ा देते हैं। और इसको शायद जिस लेवल पे इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेनी चाहिए थी, जिस तरह की आबादी थी, वो नहीं हुई। तो वो एक पूरा का पूरा अगर होलिस्टिक, ये काफी हर लेवल पे मैं एक लाइन में अगर एक वर्ड में इसको कहूँ तो इच्छा शक्ति की कमी है। होना आज के डेट में रिसोर्सेज कोई ऐसा चीज नहीं है जो नहीं हो सकता किसी क्षेत्र में, लेकिन इच्छा शक्ति अगर जैसे जैसे जागृत हो रही है और अच्छी बात क्या है कि अब ये कम से कम अब हम लोग इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करने लगे हैं, क्योंकि समस्या का समाधान तभी होगा जब हम समस्या को एक्सेप्ट करेंगे। अब लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं, हर लेवल पे करने लगे हैं। तो मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं बहुत आशावान वाले व्यक्ति हूँ और मैं बिल्कुल आशा कर रहा हूँ कि बहुत नियर फ्यूचर में हम लोग इसमें बदलाव जरूर देखें। मतलब कहा जा सकता है कि जो सरकार है वहाँ की, वो शिक्षा का माहौल नहीं बना पाई है या फिर शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों का या पेरेंट्स का विश्वास नहीं जीत पाई है कि हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। अब कह सकते हैं आप बिल्कुल, अगर वो विश्वास जो एक बिहार के अंदर भी हम लोग गुणवत्ता वाली शिक्षा दे सकते हैं, ये मैसेज शायद हम लोग नहीं दे पाए हैं। हम लोग अपने यूनिवर्सिटी के माध्यम से और मेंटली हमारे पेरेंट्स भी प्रिपेयर्ड नहीं होते। मतलब अगर हम लोग इंसिस्ट करते हैं कि भाई विदाउट अटेंडेंस वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू सिट यू इन एग्जामिनेशन, तो बड़ा आश्चर्य होता है लोगों को। मतलब भाई आप यूनिवर्सिटी और एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का काम ही यही है। हमारा प्राइम ड्यूटी यही है कि बच्चे को स्कूल्स में होना चाहिए, कॉलेजेस में होना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, सिर्फ एग्जाम देके डिग्री, बिकॉज वी आर थिंकिंग इन डिफरेंट लाइन। हम लोग सिर्फ डिग्री की लाइन पे नहीं सोच रहे कि डिग्री दे देना है। हम लोग अपने आप को सक्सेसफुल तब मानेंगे जब हम कितने लोगों को क्या नॉलेज इम्पार्ट कर गए हैं, उनके पर्सनालिटी में हम लोगों ने क्या डेवलप, उनके जीवन में क्या डेवलप। हम लोग का करिकुलम भी इस तरह से हम लोग बच्चों को भी प्रेरित करते हैं कि इंस्टेड ऑफ जस्ट यू डोंट बी अ जॉब सीकर ओनली, यू कैन प्रोवाइड जॉब्स, बी एन एंटरप्रेन्योर। हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह भी हम लोग डाल रहे हैं इसी मकसद से। जी, आपको क्या लगता है सर, बिहार में एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ जो है शिक्षा रोजगार परक भी होनी चाहिए या फिर जो बेसिक्स हैं उन पे पहले काम करने की जरूरत है? बोथ वेस्ट, क्योंकि हम लोग काफी पीछे हो गए हैं, एक एक करके प्रायोरिटी में नहीं कर सकते। जी,
बेसिक्स पर भी के साथ साथ आपको, और अभी के डेट में, और अच्छी बात क्या है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है बिहार के लिए न्यू स्टार्ट करने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी से। अगर हम लोग इसको ग्रैब कर लिया ना हम लोगों ने दोनों हाथों से, तो पीछे की जितनी भी हमारे हम पिछड़ापन था ना वो धुल जाएगा एक बार। और नई एजुकेशन पॉलिसी है वो बिल्कुल कैरियर बेस्ड ही बना हुआ है और बड़ी फ्लेक्सिबल है। बहुत अच्छा, मतलब हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग के रहते भी इस तरह की पॉलिसी कोई आएगी, और ये बहुत ही अच्छा है और बहुत फ्लेक्सिबल है। बच्चे के इंटरेस्ट को देखिए, पहले और अब में डिफरेंस क्या है कि कैरियर के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अलग तरह से हो गए हैं। पहले बड़ी फिक्स थी, मतलब इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, IAS बनेगा, बैंक पीओ, 2-4 लिमिटेड थे, सारी जिंदगी उसी में सबकी लग जाती थी। अभी हर एक फील्ड में आपको एक्सेल करने का पूरा मौका है, और वो चीजें शायद हम तक बिहार में वो लेट पहुंचती हैं, लेकिन हम जब आते हैं उस पर तो काफी तेजी से आते हैं। तो एक नया अपॉर्चुनिटी है और हम लोग को नए रीस्टार्ट करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि मैं बार बार हर जहां भी मेरी बात होती है मैं बोलता हूँ कि शायद नई एजुकेशन पॉलिसी बिहार के लिए नए सूरज की तरह होगा। अगर हम लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया तो फिर वापस हम पुराने नालंदा के दिनों में वापस पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये ध्यान देने की बात है कि हम विश्व गुरु हुआ करते थे कभी। हाँ, बिल्कुल। आपने सर नई शिक्षा प्रणाली की बात की, मैं इस मुद्दे को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूंगा। नई जो शिक्षा प्रणाली है उसे बिहार में लागू करने में क्या चुनौतियां हैं, और आप इस नई प्रणाली से क्या उम्मीदें रखते हैं? आपकी तरफ से अगर कुछ बदलाव करना हो तो क्या करना चाहेंगे? देखिए, अगर मैंने जितना पढ़ा है और जितना समझा है उसको जी लागू करने में वही परेशानियां आएंगी जो बाकी पूरे भारत में आएंगी जी। क्योंकि वो थोड़ी सी, क्योंकि एक समय तक हम लोग एक पद्धति पे चलते आ रहे हैं, चेंज हमेशा मुश्किल होता है, और ये हम लोग के लिए सौभाग्य बात है। मगर मैं इंडिविजुअली बात करूं हमारे यूनिवर्सिटी के लिए, तो क्योंकि ये ड्राफ्ट बहुत पहले से रेडी था और हम लोग 2 साल पहले यूनिवर्सिटी, तो बहुत सारे एलिमेंट हम लोग पहले से इनकॉर्पोरेट कर चुके थे अपने जी। तो वो जैसे उस सेटअप में हम लोगों ने इसलिए फ्लेक्सिबल, थोड़ी सी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है या स्टेट यूनिवर्सिटीज में कहूं, उनको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बरतने की जरूरत है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो उतनी परेशानी नहीं आएगी क्योंकि उन लोगों ने पहले से इसको मोल्ड कर रखा है उस हिसाब से, क्योंकि वो सारा जो यूनिवर्सिटी का सेटअप है वो अभी जो फ्लेक्सिबिलिटी आप मल्टीपल रोल पे, अभी क्या है, देखिए ये सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है एजुकेशन पॉलिसी। आप अभी क्या होता है कि किसी कारणवश आर्थिक स्थिति हो गई या और कुछ परिस्थितियों के बीच में आप ड्रॉप आउट होते हुए पूछे और दोबारा आपको पढ़ना है तो फिर से आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। अभी क्या है कि 1 साल भी आपने पढ़ा तो वहां से कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो, आगे जाके जो वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहेगा, आप आगे पढ़ सकते हो। और दूसरी एक अच्छी चीज क्या हो रही है कि इस मॉड्यूल को जहां तक मैं समझ रहा हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्टिफिकेशन जितनी होती हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्रीज का, उस स्टैंडर्ड पे ये लोग इक्विवेलेंट कर रहे हैं कि हमारी डिग्री जो यहाँ हो लेटर ऑन जब पूरी तरह से लागू हो, वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज, US, वेस्टर्न कंट्रीज में भी उसकी वैलिडिटी हो। अभी हमारी डिग्री वैलिड नहीं होती जी। तो अभी क्या है कि वहां जाके अलग तरीके से आपको कोर्स करना पड़ता है। तो ये मेरे ख्याल से ये डिक्लेयर्ड तो उसमें नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये उस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं कि हमारा जो डिग्रीज होगा या सर्टिफिकेट जो भी हम लोग डिग्रीज अवार्ड करेंगे वो इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन जिसका मेंटेन रहे और वो लेवल जाने के बाद बाहर भी किसी को परेशानी ना हो। तो बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है। सजेशन के तौर पे आपने कहा, मैं बहुत विशेष इसमें सजेस्ट करने की पोजीशन में नहीं हूं, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी तक ड्राफ्ट हम लोगों ने जितना पढ़ा है वो है बहुत ही अच्छा। एक आध चीजें इंप्लीमेंट करने में परेशानी होगी, लेकिन वो है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में बहुत लंबी दूरी तय करेगा ये। और जितना बड़ा पॉपुलेशन हमारा है उस पॉपुलेशन को केटर ये जरूर करेगा। मैं बहुत आशान्वित हूं और बहुत खुशी होती है इस पॉलिसी को मुझे देख के कि ये जो जरूरत है आज के युवाओं के लिए उसके हिसाब से ये बनाओ। जी सर, ये कोरोना महामारी में शिक्षा व्यवस्था को मतलब तोड़ मड़ोड़ के रख दिया है, तो इसे वापस ट्रैक पे लाने के लिए क्या राय है, क्या सुझाव है आपके? देखिए, सिचुएशन ऐसा था कि इसमें कोई भी स्टेक होल्डर कुछ कर नहीं सकता था। जैसे हम लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस करके किसी तरह, बट ऑनलाइन क्लासेस कभी भी फिजिकल क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। एक मिक्सचर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मास में ऑनलाइन क्लासेस वो हो नहीं सकता। धीरे धीरे अच्छी बात क्या है कि जैसे जैसे वो हम लोग के एरिया में तो काफी तेजी से अभी इंटेंसिटी कोरोना का कम हो रहा है। कुछ क्लासेस, फाइनल ईयर्स के क्लासेस जो है वो हम लोगों ने शुरू भी कर दिए हैं। ऑब्वियसली लाइफ इज नॉट एज यूजुअल, अभी टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रिकॉशन करके बच्चों को एडजस्ट होने में निश्चित तौर पर दिक्कत होगी। साल भर लिटरली बच्चे घर पे ही रहे हैं, तो उनके लिए एक चैलेंज होगा। और हम लोग उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनको काउंसिल कर रहे हैं किस तरह से वो कोप अप कर पाए।
क्योंकि चैलेंज ये है कि खासकर इस दौरान के जो बच्चे, अगले सेशन वाले तो अपने टाइम पे हो जाएंगे, इस दौरान के बच्चों को शायद हम लोग छुट्टियां भी मना करना पड़े, बाकी सब करना पड़े, क्योंकि हम लोग चाहते नहीं कि इनका सेशन डिले हो और करियर डिले हो। तो ये एफर्ट जो होगा यूनिवर्सिटी के प्रशासकों के लिए, शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, ये सबके लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम रहेगा। और हम सब मिलकर, लेकिन जिस तरह से बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अभी के डेट में, कुछ ही दिनों से जो हम लोगों ने फाइनल ईयर का ये सब कोर्सेज शुरू किया है, क्योंकि हमारे यहाँ चैलेंज क्या है कि मेरे यहाँ मेजोरिटी टेक्निकल कोर्सेज हैं जी, और उसका इम्पैक्ट बड़ा दूरगामी हो जाता है, क्योंकि उसको बाईपास नहीं कर सकते, वो सारी चीजें उनको पढ़ानी ही पड़ेगी हमको। तो एक्सटेंडेड आवर्स कर रहे हैं हम लोग, छुट्टियों को भी प्लान कर रहे हैं कि छुट्टियों को किस तरह से कर्टेल किया जाए, बच्चों के कंसेंट लेकर ही करेंगे। और बच्चे, अच्छी बात क्या है कि बच्चे बहुत ईगर है इस मामले में, दे वांट टू एक्चुअली जो लॉस्ट हुआ है उनको मेकअप करना चाह रहे हैं, और दे आर वेरी गुड कोऑपरेटिंग क्वाइट अ लॉट। सो मैं आशान्वित हूं कि हम लोग उसको ओवरकम कर पाएंगे। सर, आपने ऑनलाइन एजुकेशन की बात की, ये सवाल मैं आपसे पूछने ही वाला था। जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ये आपने कहा फिजिकल एजुकेशन का विकल्प कभी नहीं बन सकता, ठीक है। अभी हम भी श्योर नहीं है कि ये कोरोना जो पैंडेमिक है, इसकी वजह से जो हालात बिगड़े हैं, कब तक ट्रैक पे वापस आएंगे। एक ऑप्शन के तौर पे इसे रखना ही पड़ेगा। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं, और आपकी जो यूनिवर्सिटी है वहां पे ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए या दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? ये बहुत अच्छा सवाल था आपका, और ये थॉट प्रोसेस हमारे यहाँ भी चल रहा है इस चीज को लेकर, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है। संजोग से इस सिचुएशन में हम लोग को एडवांटेज क्या रहा कि एक रिमोट सेंटर में स्थित होने के चलते हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाए हुए थे अपने यहाँ कि जहाँ पे जैसे मान लीजिए कहीं अच्छे कॉलेजेस से, दिल्ली से, मुंबई से, हैदराबाद से, बैंगलोर से, उधर से किसी फैकल्टी को लेके हमको यहाँ आना होता था अगर गेस्ट लेक्चर के लिए, तो हमें बड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि उस फैकल्टी का मिनिमम 3 to 4 days हमको चाहिए होता था, तभी वो आके 1 दिन घंटे का लेक्चर वो यहाँ दे पाते। तो किसी को इतना टाइम निकालना अपने प्रेजेंट काम से बड़े मुश्किल होते थे, इंडस्ट्री के लोग हों, इसके लोग हों। तो हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ था जहां से वो जहां है वहीं से वो बच्चे को एड्रेस कर देते थे जी। तो वो हमारे लिए बड़ा काम हुआ। हम लोगों ने इसको रिवर्स कर दिया लिटरली, और हम लोग लॉकडाउन के करीब करीब 1 सप्ताह के अंदर ही हम लोगों ने अपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए थे। भविष्य में ये दौर जो रहा है ना, बहुत कुछ सिखा गया है, और एक यूनिवर्सिटी के तौर पे भी हम लोगों ने ये रियलाइज किया है कि ये प्लेटफॉर्म को हम लोग बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं फुल्ली। ऑब्वियसली प्रोफेशनल कोर्सेज में तो अच्छी तरह से इस्तेमाल हो सकता है, FTPs में इस्तेमाल हो सकता है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में इस्तेमाल हो सकता है, छोटे ग्रुप के ट्रेनिंग्स में, प्रोफेशनल ट्रेनिंग जितने होते हैं उसमें इस्तेमाल कर रहा है। तो इस प्लेटफॉर्म को हम अपनी तरफ से और रोबूस्ट कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे हैबिचुअल भी ऐसा रहे। तो एक अभी मैं इसको कंफर्म तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं मोटा मोटा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि हम लोग का आइडिया यही है कि करीब करीब अभी भी नॉर्मलेसी के समय भी 25% जो हर एक कोर्स का जो पार्ट हो, लेक्चर हो, वो हम लोग ऑनलाइन माध्यम से ही करें, ताकि बच्चों भी यूज्ड टू रहे, और एक सिस्टम हमारे यहाँ हमेशा डेवलप हो कि ऐसी सिचुएशन कभी और आ जाए तो हम लोग उसमें फिर मतलब बैकफुट पे ना रहें, और हम लोग उस पे अपना ये हमेशा रेडी रहे। तो हम लोग की तैयारी यही चल रही है कि करीब 20 से 25% जो लेक्चर, जो क्लासेस हो, वो ऑनलाइन मीडियम में ही रखें, नॉर्मलसी आने के बाद भी, कि वो सिस्टम मेंटेन रहे। जी बिल्कुल जी। एक सवाल और सर, मैं बात करूं हायर एजुकेशन की बिहार में, जब मैं खुद ग्रेजुएशन में था, मेरे कॉलेज में 32 फैकल्टीज की जगह थी, लेकिन सिर्फ 8 शिक्षक थे। मतलब शिक्षकों की भारी कमी है वहां पे, और जितने छात्र हैं, छात्रों की संख्या की तुलना में शिक्षकों की जो संख्या, ये अनुपात बहुत ही कम है। ये रेशियो बहुत गिरता ही जा रहा है, और भी नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। तो इस चीज को कैसे बैलेंस करेंगे, और आपकी क्या रणनीति है सर इस पे? मतलब मैं गवर्नमेंट में तो बहुत ज्यादा सेम नहीं रख सकता, लेकिन ये बहुत बड़ी कमी है हमारे यहाँ। हम शायद कभी शिक्षकों को ब्लेम कर लेते हैं कभी, बट उनके एंगल से भी अगर आप देखिए, जब स्टूडेंट नंबर संख्या ही नहीं है तो क्लास लेके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्लासेस नहीं है, नंबर ऑफ एडमिशन ज्यादा है, तो इस पे डेफिनेटली इस पे वर्कआउट करने की जरूरत है, और बहुत जल्द करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे चले गए, बहुत ही ज्यादा पीछे चले गए हैं। दूसरा क्या है,
हम लोग को धीरे धीरे टेक्निकल कोर्सेज या अगर मैं कहूँ कि जो रोजगार मुखी जिसको बोलते हैं कोर्सेज होते हैं, उनके तरफ वोकेशनल कोर्सेज की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि जो कोर्सेज हमको कहीं लेके नहीं जा रहा उसके साथ परस्यू करने का कोई मतलब नहीं होता। ये इमीडिएट फिक्स है बेसिकली, अभी हम लोग इमीडिएटली इसको फिक्स करते हैं, वो है लॉन्ग रन में हर एक कोर्स का अपना महत्व है। और टीचर्स की संख्या निश्चित तौर पर बहुत बड़ा कंसर्न है स्टेट यूनिवर्सिटीज में, और इसको मेरे ख्याल से सरकार को जितना जल्दी हो उसको एड्रेस करना चाहिए। क्योंकि ये जब तक एड्रेस नहीं होगा, ये बेसिक मूल है ह्यूमन रिसोर्स, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि ह्यूमन रिसोर्स ही आत्मा है। बिल्डिंग में हम उस दौर से भी आते हैं जहां हम सबसे ज्यादा दुनिया के साक्षर हुआ करते थे जब हम पेड़ के नीचे भी पढ़ा लिया करते थे। तो वो फिजिकल स्ट्रक्चर उतना माने नहीं रखता जितना ह्यूमन रिसोर्स माने रखता है। और वो आज के डेट में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अभी हम लोग ऑनलाइन डिस्कस करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तब भी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स शिक्षकों की आवश्यकता है, वो जरूर लेके जाना। और इस माध्यम से मैं शिक्षकों से भी आग्रह करूंगा कि वो भी थोड़ा क्वालिटी पे बच्चों के इसके साथ फोकस करें, जरूर करें। और ये मैं बिहार के शिक्षकों को विशेष करके बोलूंगा कि आपका दायित्व थोड़ा और बढ़ जाता है। हम बहुत पीछे चले गए हैं, अपनी ओर से भी थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, और वो करके और सरकार से भी हमारा आग्रह होगा इस प्लेटफॉर्म से, ये जितनी भी कमियां हैं उसको जितनी जल्दी जितना ज्यादा दूर कर सके उतना बेहतर रहेगा हमारे बिहार के लिए। जी सर, अगले 5 से 10 सालों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव आएंगे संभावित हैं, तो पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था की बात करें उसकी तुलना में बिहार की शिक्षा व्यवस्था आप कितना आगे देखते हैं अगले 5 से 10 सालों में? मैं जैसा कि बोला, मैं बहुत सकारात्मक आदमी हूँ, बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। मैं बिल्कुल आपको मैं बोल रहा हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ, मैं वापस फिर से इस भूमि को नालंदा होते देख रहा हूँ। 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आ गई हैं, IIT आ गए हैं, IIMs आ गए हैं। थोड़ा सा राज्य सरकार को भी पेपअप होना है, वो भी तैयारियां चल रही हैं। निश्चित तौर पर संसाधनों की दिक्कत है, बट मैं जरूर चाहूंगा कि ये ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको संसाधन और क्रिएट करके देंगे। क्योंकि पहले अंडे और पहले मुर्गी वाली बात है, जब तक हम लोग नहीं तैयार करेंगे तब तक बाकी कुछ आना नहीं है। तो मैं बहुत आशान्वित हूँ, और जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स भी आ रहा है वो भी एक संपूरक है। और अच्छी बात क्या है कि अभी नई जो पहल हम लोग देख रहे हैं अगर करंट व्यवस्थाओं में, लिटरली सरकार का भी ये अब मंशा होते जा रहा है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेटअप को एक प्लेटफॉर्म पे रखिए, कोई अलग अलग सेटअप नहीं। यूनिवर्सिटी चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ये एक साथ ही होना चाहिए और इनकी मीटिंग्स भी एक साथ होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी पहल होगी जी सर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कभी एलिनेटेड फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी भी भूमिका बहुत बड़ी है इसको लेके जाने में, और सबको मिलके ही बिहार का समस्या को दूर करना है। क्योंकि प्रायोरिटी अभी किसी तरह से, जो कि हमारा एनरोलमेंट रेशियो मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए इंडिया में सबसे नीचे में से एक है जी। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उसको लेने के लिए, और बच्चों को पलायन करना मजबूरी हो जाती है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो करेंगे क्या? उनको जाना, कोई शौक से अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैंने भी किया था सर। मैं समझ सकता हूँ, मैं भी बाहर से ही पढ़ा हूँ, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हूँ जी सर। तो सर मैं चाहूंगा कि आगामी दिनों में आपकी जो यूनिवर्सिटी है देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में आए, और आप ऐसे ही मतलब यूनिवर्सिटीज की ब्रांचेस खोलें और शिक्षा को न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में हाई लेवल पे लेके जाएं। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा सर, आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं है, मतलब क्या पॉलिटिक्स से मोह भंग हो गया आपका, या एजुकेशन से ज्यादा लगाव है, क्या वजह है इसकी सर? मैं पॉलिटिकल फैमिली में हूँ, इसलिए लोग ये मतलब हम लोग का सिस्टम ऐसा है कि आपके अगर फादर या आपके फैमिली में पॉलिटिक्स में, तो लोग यू आर ऑट टू बी देयर। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है जी। और सब वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, हम इसलिए इतने बड़े और सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इसलिए है कि छोटे से छोटे लेवल तक चले जाइए, उनको अपने डेमोक्रेटिक राइट्स पता है और उनका डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट है और पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में नहीं है ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में नहीं है। मतलब मैं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का मेरा बहुत कीन इंटरेस्ट नहीं रहता है, बट पॉलिटिक्स में कोई भी इस देश का नागरिक होगा ना, उसको अगर नहीं भी है तो उसको होना चाहिए, क्योंकि वी आर ए रियली प्राउड डेमोक्रेसी। हम लोगों ने जिस तरह से अपनी लोकतंत्र को कैरी किया है ना इतने दिनों में, हमको बहुत अपने आप पे गर्व होना चाहिए। और उसके वजह से हम लोग सब कोई को पॉलिटिकली एक्टिव और होना चाहिए। पॉलिटिकली एक्टिव का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको चुनाव लड़ जाना है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हो जाता है, बट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, यू मस्ट बी अवेयर।
और पॉलिटिकली अपने राइट्स पता होने चाहिए। और राइट्स से ज्यादा मेरा मानना है कि राइट्स तो सबको अपने अधिकार जोड़ लेते हैं, मेरा मानना है कि अपनी ड्यूटीज पहले पता होनी चाहिए। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया वी मस्ट नो व्हाट आवर ड्यूटीज आर एंड देन सेकेंडली वी शुड नो व्हाट आवर राइट्स आर। व्हेन वी विल एक्सरसाइज आवर ड्यूटीज, राइट्स अपने आप मिल जाते हैं, वो मिलना ही मिलना है। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही जिंदगी तो नहीं। मुझे लगता है आपने सर इस लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से चरितार्थ किया है। आपकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी पॉजिटिव बातों को देखकर हम काफी मोटिवेट हुए हैं। जाते जाते आपका एक मैसेज क्या रहेगा सर? मैं बिहार के लोगों के साथ मैसेज यही है, हम बिहार को स्पेसिफिकली मैसेज मैं दे रहा हूँ कि अपने आप पे विश्वास रखिए, मतलब हैव फेथ इन योरसेल्फ, गुड टाइम्स विल कम, आई एम सीइंग गुड टाइम्स कमिंग। अपने आप पे, अपने सिस्टम्स पे भरोसा रखिए और छोटे छोटे फायदे के लिए प्रलोभन में पड़ के, खासकर शिक्षा व्यवस्था में जाऊं, मतलब हम थोड़े इंक्लाइंड हो जाते हैं कि कहीं से डिग्री मिल जाए सिर्फ किसी तरह से, बिकॉज अभी जिस तरफ दुनिया बढ़ रही है ना, डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रह गया। मतलब लिटरली अब वो एक सिर्फ गेटवे हो गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उस दरवाजे तक आपको पहुंचाता है, बड़ी तेजी से रिजेक्शन हो रही है। स्किल्स नहीं आ रही, जो छात्रों में स्किल्स डेवलप होने चाहिए वो नहीं हो रहा है। जी, मतलब अगर आप, मैं कहूँ ना कि हम एम्प्लॉयर के तौर पे अगर देखो, आज के डेट में अगर आप सबसे बड़ी समस्या अगर आप जोड़ेंगे तो आप कोई काउंट होगा तो वो बेरोजगारी है। आप उनसे पूछो जो लोगों को ढूंढ रहे हैं, क्वालिटी लोगों को, परेशान है लोग, उनको लोग नहीं मिल रहे और पूरे भारत में बेरोजगारी है। ये इतना बड़ा मिसमैच है ना, ये शिक्षा से ही दूर होगा और हम सबको बहुत आशावान रहने की जरूरत है। हम लोग बहुत, थिंग्स आर लुकिंग अप, आई मस्ट टेल यू, चीजें बहुत जितनी होनी चाहिए शायद नहीं बढ़ रही, लेकिन ऐसा नहीं कि बढ़ नहीं रही है, वो बढ़ रही है। पेस लाने की जरूरत है और हम सबके एफर्ट से, हम सबकी जागरूकता से ये जरूर होगा। मैं बिल्कुल आशान्वित हूँ कि फिर से वापस नालंदा और विक्रमशिला के दिन हमारे आएंगे जरूर। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सासाराम बिहार स्थित गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी गोविंद नारायण सिंह जी, जो शिक्षा का अलख जगाने को लेकर सालों से प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इनका प्रयास आने वाले सालों में रंग लाएगा। थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू।